बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। दिनार एक्सप्रेस बंद फाटक के सामने से गुजरने लगी। हवा की शिद्दत ने गुमन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो सब्ज झंडी को हिलाते हुए पटरी से कुछ हटकर खड़ा हो गया। उसके पीछे 2 गाड़ियां और एक ट्रक फाटक खुलने के इंतजार में खड़े थे। ट्रेन गुजर गई और पीछे धूल का गुबार छोड़ गई। गुमन ने फुर्ती के साथ फाटक को खोला और ट्रैफिक फाटक से गुजरकर आगे बढ़ने लगा। सर्दी की शिद्दत में दम बदम इजाफा हो रहा था। उसे वक्फे वक्फे के साथ अपने जिस्म में कपकपी की लहर उठती महसूस हो रही थी। उसने जेब में से बैटरी बाहर निकालकर सुलगाई और धुआं बाहर को उगल दिया। पटरी के साथ छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसकी बोसीदा दीवार पर सालखुर्दा घड़ी लगी हुई थी। रात के 9:45 बजने वाले थे। उसे अपनी नौकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। काम मुशक्कत तलब नहीं था, लेकिन गुमन आराम तलब था। फिरोजपुर लाइन के उस ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी, लेकिन 4-5 जो भी गुजरती थी उनके औकात निहायत ही तकलीफ दे थे। उसे रात कब्रनुमा कमरे में गुजारना पड़ती थी। वहां सर्दी दूर करने का इंतजाम भी नहीं था। कमरे के इर्द गिर्द दूर तक सुनसान और चटियल मैदान था जिसमें खुश्क झाड़ियां जाबजा बिखरी हुई थी। खाना बदोश उन झाड़ियों को जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन काहली की बदौलत वो उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करता था। इसलिए रात निहायत ही बेसुकूनी के आलम में गुजरती थी। गुमन ने बीड़ी को मुंह में दबाया और हाथ को रगड़ते हुए कमरे की तरफ चला आया। उसने दरवाजे को बंद करके उसे ताला लगाया। अब रात के 12 बजे तक रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल रहना था। अमूमन इस वक्त के दौरान वो फाटक से कुछ दूर वाक़े अपने घर का चक्कर लगाकर आता था। हालांकि ये बात कानून के खिलाफ थी, ताहम इसमें कोई मज़ायका नहीं था। बहरहाल उसे अपने जिस्म को गर्म रखना होता था और गर्मी का सामान उसके घर में मौजूद था। फिर फाटक को बंद करना और खोलना ट्रेन की आमद और गुजर जाने के बाद तक महदूद होता था। 10 बजे के बाद से लेकर 12 बजे तक कोई भी ट्रेन फिरोजपुर लाइन से नहीं गुजरती थी। अगर इस वक्त के दौरान वो घर से होकर वापस आ जाता तो उसके ख्याल में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए था। उसने बीड़ी का लंबा कश लिया और धुआं बाहर उगलने के बाद लंबे ढक बढ़ता हुआ मुख्तसर रेलवे स्टेशन की इमारत के पीछे वाक़े क्वार्टरों की तरफ चलने लगा। हर तरफ फूका आलम था। स्टेशन की इमारत सुनसान पड़ी थी। इमारत के पीछे एक लाइन में 10 के करीब क्वार्टर बने थे। उनमें ज्यादातर क्वार्टर खाली थे। चौथे नंबर का क्वार्टर उसका था। दरवाजे पर ताला लगा था। गुमन ने हाथ में सुलगती हुई बीड़ी को जमीन पर फेंक कर पांव से मसल दिया। फिर जेब में हाथ डालकर मकान की चाबी तलाश करने लगा। उसे चाबी तलाश करने में कुछ दिक्कत पेश आई। उसकी जेब में मकान की चाबी के अलावा फाटक वाले कमरे और फाटक की चाबी भी मौजूद थी। तीसरी दफा जब जेब में हाथ मारने के बाद उसे चाबी मिली, उसने उजलत के आलम में ताला खोला और दरवाजे को धकेलकर सहन में दाखिल हो गया। सहन में एक दरख्त लगा हुआ था जिसके नीचे चारपाई रखी हुई थी। सीधे हाथ की तरफ पानी से भरा एक हमाम था। उसके साथ गुसल खाना बना हुआ था। सहन के आगे बरामदा था जिसके आगे 2 कमरे थे। उनमें से एक की बत्ती जा रही थी। सहन में दाखिल होने के बाद गुमन ने दरवाजे की कुंडी लगाई और कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में आमने सामने की दोनों दीवारों के साथ चारपाइयां रखी हुई थी। फर्श पर कोयले वाली अंगीठी पड़ी थी और उसमें कोयले दहक रहे थे। सीधे हाथ वाली चारपाई पर उसकी नौब्याहता बीवी रज्जो रजाई ओढ़े लेटी थी। गुमन को कमरे में दाखिल होते देखकर वो उठ बैठी। उसकी उम्र तकरीबन 25 से 30 के दरमियान थी। जिस्म निहायत सेहतमंद और भरा भरा था। जिस्म के नशेबो फराज क़यामत हेज थे, लेकिन सूरत वाजबी सी थी। गुमन ने निहायत बेजारी के साथ उसके सरापे का जायजा लिया। फिर तलख लहजे में बोला, तूने कपड़े नहीं बदले?
میں نے ڈیوٹی پر جانے سے پہلے تجھے 10 مرتبہ تاکید کی تھی کہ بن سور کر تیار ہو کر بیٹھنا، کالو ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، لیکن تو نے پہلے کبھی میری بات مانی ہے جو آج مانے گی؟ جلدی کر، کپڑے تبدیل کر کے تیار ہو جا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ رجو نے نہایت پھرتی کے ساتھ چارپائی کے نیچے رکھا ہوا ٹرنک باہر نکالا اور اس میں سے سلوٹ زدہ سرخ رنگ کا سوٹ باہر نکال کر کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ گمن کوئلے کی انگیٹھی کے پاس ہاتھ گرم کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ رجو نے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد چارپائی پر رکھی ہوئی چادر کو اٹھایا جس میں جگہ جگہ پیون لگے ہوئے تھے۔ اس نے چادر کو اچھی طرح سے جسم کے ارد گرد لپیٹا اور عجیب سی نگاہوں سے گمن کی طرف دیکھنے لگی۔ گمن نے تنقیدی نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا، پھر غصے بڑے لہجے میں بولا، اب کالو کے گھر تک کیا ننگے پاؤں جائے گی؟ تجھے کب عقل آئے گی؟ میں تو تجھ سے شادی کر کے پشیمان ہوں۔ حالہ نے نہ جانے کون سے جنموں کا غصہ مجھ پر نکالا ہے جو تجھے میرے پلے باندھ دیا۔ رجو نے ہڑبڑا کر چارپائی کے پاس رکھی ہوئی جوتیاں پہنی اور دوبارہ گمن کی طرف دیکھنے لگی۔ گمن نے آگے بڑھ کر بے دردی کے ساتھ اس کے ہاتھ کو تھاما اور کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ دھند میدانی علاقے کا محاصرہ کر چکی تھی اور اب 10 قدم کے فاصلے پر موجود چیزیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سردی کی شدت میں بے انتہا اضافہ ہو گیا تھا اور گمن کے جسم پر قمیض شلوار کے علاوہ مناسب کپڑے موجود نہیں تھے۔ اس کے ہڈیوں سے بڑے ہوئے جسم میں کپ کپی تاری تھی اور وہ اپنی حالہ کو کوستے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ دروازے کو تالا لگانے کی اب ضرورت نہیں تھی۔ مکان میں قیمتی سامان نہیں تھا۔ قیمتی سامان وہ رجو کی صورت میں ہمراہ لے جا رہا تھا۔ رجو کے ہاتھ تھامے وہ چھٹے کوارٹر کی طرف چل دیا۔ یہ کالو کا گھر تھا۔ اس کا نام تو نہ جانے کیا تھا لیکن لوگ اسی نام سے اسے پکارتے تھے۔ وہ اسٹیشن ماسٹر کے گھر میں کام کرتا تھا۔ اس کی عمر 30 کے قریب تھی اور غیر شادی شدہ تھا۔ کوارٹر کے سامنے پہنچ کر گمن نے دروازے پر لگی ہوئی کنڈی کو کھٹکھٹایا۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ کالو اس کی آمد کا شدت سے منتظر تھا۔ اس کا چہرہ نام کی مناسبت سے کالا تھا اور کالے رنگ کی وجہ سے ہونٹ خون کی طرح سرخ دکھائی دیتے تھے۔ سر پر بالوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ توند باہر کو نکلی ہوئی تھی اور منہ سے دیسی شراب کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ اس نے حوصلہ نگو سے رجو کے سراپے کا جائزہ لیا، پھر گمن سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، یار تو نے آنے میں بڑی دیر لگا دی، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ گمن نے رجو کو صحن میں دھکیلتے ہوئے جواب دیا، یہ بستر میں گھسی ہوئی آرام کر رہی تھی، مجھے واپس آ کر اسے تیار کرنا پڑا۔ چل اب اسے اندر لے جا، مجھے واپس پھاٹک پر بھی جانا ہے، صبح اسے واپس لے جاؤں گا۔ کالو نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا اور ٹین کے دروازے کو بند کر کے اسے کنڈی لگا دی۔ گمن تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کوارٹر میں چلا آیا۔ انگیٹھی میں دہکتے ہوئے کوئلے پر وہ اپنے ہاتھ سینکنے لگا۔ اس نے چارپائی کے نیچے رکھی ہوئی مٹی کے تیل کی بوتل باہر نکالی اور کوئلوں پر چھڑک کر پھونکے مارنے لگا۔ کوئلوں سے نکلتا ہوا دھواں اس کے ناک کے ذریعے حلق میں گھستا چلا گیا۔ وہ بے تحاشا کھانسنے لگا۔ کھانستے کھانستے اس کی آنکھوں سے آنسو باہر نکلنے لگے۔ اس نے اونچی آواز میں اپنی خالہ کو 2-4 گالیاں دی، پھر بستر پر رضائی اوڑھ کر بیٹھنے کے بعد جیب سے بیڑی باہر نکال کر سلگانے لگا۔ اس کی شادی کو ہفتہ بھر نہیں ہوا تھا۔ رجو اسے قطعی پسند نہیں تھی۔ وہ اس کی چھوٹی بہن جمیلہ کو پسند کرتا تھا۔ پسند کرنے کی وجہ صرف اتنی تھی کہ جمیلہ میٹرک تک پڑھنے کے بعد قریبی اسکول میں ٹیچر لگ گئی تھی۔ شام کو بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی۔ مہینے کے آخر میں وہ اتنا ضرور کما لیتی تھی کہ ان کے گھر کا راشن پانی پورا ہو جاتا تھا۔ گمن کو یہی بات پسند تھی۔ وہ کام سے گھبراتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی گھر چلانے میں اس کی مدد کرے۔ رجو خاص باختہ عورت تھی۔ اس کی پہلے بھی 2 دفعہ شادی ہو چکی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر دونوں شوہروں کی اموات پر اسرار طریقے سے ہوئی تھی۔ خالہ زینب نے جب شادی کی حامی بھری تھی تو بات جمیلہ کی مناسبت سے طے پائی تھی۔ گاؤں کے مولوی کے ساتھ 2 گواہوں کو بلایا گیا اور نکاح نامے پر رجو اور گمن کے انگوٹھے لگا کر انہیں رشتہ ازدواج میں باندھ دیا گیا۔ رخصتی کے وقت تک گمن اس بات سے لاعلم رہا کہ اس کی شادی جمیلہ کی بجائے رجو کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ ایسی باتیں کب تک چھپتی، اس لیے رخصتی کے وقت خالہ زینب نے گمن کو اکیلے کمرے میں بلایا اور اپنے سر کی چادر کو اتار کر اس کے قدموں میں ڈال دیا، پھر روتے ہوئے بولی، میرے بچے مجھے معاف کر دینا۔ اگر جمیلہ تیری شریک حیات بن جاتی تو گاؤں میں سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوتی۔ میں خود غرض کی ماری
اس لیے ایسا نہیں کر سکی کہ اگر اسے بیاہ دیا تو پھر گھر کا نظام کیسے چلے گا. مجھے تو 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑ جانے تھے. رجو اتنی پاگل بھی نہیں ہے جو جمیلہ کی جگہ تیرے گھر کو سنبھال نہ سکے. تیرے پاس اچھی سرکاری نوکری ہے, تجھے تو صرف گھر سنبھالنے والی زنانی چاہیے تھی, وہ رجو سنبھال لے گی. میں نے اسے سمجھا دیا ہے, جیسا تو چاہے گا وہ ویسا ہی کرے گی. کافی دیر تک گمن کو کچھ سمجھ نہ آیا اس کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا ہے, اور جب اسے سمجھ میں آیا تب وہ سوائے سر پیٹنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر پایا تھا. لیکن حالانکہ خود غرضی کا بدلہ اس نے رجو سے لیا. اس کے صحت مند جسم میں کشش موجود تھی. راہ گزرتے ہوئے افراد اس کی شکل کو دیکھنے کی بجائے ہوس زدہ نگاہوں سے اس کے جسم کو دیکھتے تھے. شادی کے پہلے ہفتے ہی گمن نے اس کے جسم کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا. کالو کے ساتھ اس کی دوستی کو 10 سال ہو گئے تھے. اس کا گمن کے گھر آنا جانا ایک معمولی سی بات تھی. وہ رجو کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا تھا. گمن اس کی دلی کیفیت سے آگاہ تھا. ایک دن تنہائی میں بیٹھ کر اس نے کالو کے ساتھ بات چیت کی اور اسے بتایا کہ وہ رات کی بے آرام کر دینے والی نوکری سے سخت پریشان ہے اور چاہتا ہے کہ اسے دن کے وقت کوئی اچھا اور مناسب کام مل جائے جس میں مشقت بھی کم ہو. کالو چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد بولا, اگر میں اسٹیشن ماسٹر سے تیرے متعلق بات چیت کروں تو مجھے یقین ہے کہ وہ تیری تبدیلی دن کے اوقات میں کر کے کام میں کمی بھی کرتے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں ایسا کیوں کروں؟ تیرے پاس ایسا ہے ہی کیا جو مجھے سفارش کرنے کے لیے مجبور کرے؟ گمن بولا, میرے پاس تیرے مطلب کا بہت سارا سامان ہے. میں تیرا دل خوش کر سکتا ہوں اگر تو مجھے یقین دلائے کہ تو میری نوکری کے اوقات میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے. کالو مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا, تو پھر آج رات رجو کو میرے کوارٹر میں چھوڑ جا. 2 دن کے اندر تجھے رات کی نوکری سے چھٹکارا مل جائے گا. یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے. گمن یہی چاہتا تھا. اس نے فوراً حامی بھر لی اور رات کو رجو کو اس کے کوارٹر میں پہنچا دیا. اب اسے اس وقت کا شدت سے انتظار تھا جب اس کی تقدیر زیادہ نہیں لیکن کسی حد تک بدلنے والی تھی اور اسے آرام کرنے کا موقع میسر آ جاتا. 12 بجے سے کچھ دیر پہلے اس نے جسم کو اچھی طرح گرم کیا اور چابیاں سنبھالنے کے بعد گھر سے باہر نکل کر پھاٹک کی طرف چلا آیا. صبح 7 بجے وہ رجو کو گھر لے آیا. رجو نے نہایت ہی خاموشی کے ساتھ ناشتہ تیار کیا. دونوں نے ناشتہ کیا. ناشتے کے دوران گمن اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا. وہاں کسی بھی قسم کے تاثرات نہیں تھے. تب مجبور ہو کر اس نے رجو سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا, رات کو اس نے تجھے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ رجو نے اچانک ہی نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. آج سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے یوں بدتمیزی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ہو. اس کی سرد آنکھوں میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ بے اختیار گمن نے نگاہیں جھکا کر زمین کو گھورنا شروع کر دیا. رجو نے بے اعتنائی کے ساتھ دسترخوان کو سمیٹنا شروع کر دیا. گمن نرم لہجے میں بولا, دیکھ رجو, مجھے خود بھی یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے. یوں سمجھ ہم نے ایک رات کو کھو کر اور بہت سی راتوں کا سکون حاصل کر لیا ہے. تو پچھلی رات کو ایک دم سے بھول جا. ایسا سمجھ کہ وہ تیری زندگی میں آئی ہی نہیں تھی. رجو نے دسترخوان کو سیدھے ہاتھ میں تھاما اور الٹے ہاتھ میں خالی چائے کی دیگچی کو پکڑتے ہوئے سپاٹ لہجے میں اتنا ہی بولی, انہیں یہ سب کچھ پسند نہیں. وہ نادیدہ لوگ میرے ہمدرد ہیں اور تجھے سمجھانے کے لیے آئیں گے. گمن نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا لیکن وہ کمرے سے باہر نکل گئی. اسے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی لیکن وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتا تھا, اس لیے ہاتھ منہ دھو کر کالو کے کوارٹر کی طرف چلا آیا. کالو اسٹیشن ماسٹر کے گھر کی طرف جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا. گمن کو دیکھتے ہی پرجوش انداز میں بولا, رجو بہت جاندار عورت ہے, میں اسے تمام زندگی بھلا نہیں پاؤں گا. گمن نے اسے یاد دہانی کرانے کے لیے کہا, تو اسٹیشن ماسٹر سے آج کے دن میرے متعلق بات چیت ضرور کرنا, مجھ سے اب رات کی ڈیوٹی نہیں ہوتی. کالو نے اسے دلاسا دینے والے انداز میں کہا, یار تو فکر نہ کر, تیرا کام ہو جائے گا. میں شام کو تیرے ساتھ تفصیلی بات چیت کروں گا. ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے, میں نے اسٹیشن ماسٹر کے گھر جانا ہے. گمن نے اس بات میں سر ہلایا اور کالو کے کوارٹر سے باہر نکل کر اپنے کوارٹر میں چلا آیا. رجو ناشتے کے بعد برتن دھونے میں مصروف تھی. وہ اس کے قریب ہی کچی زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا. رجو نے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہ دی اور خاموشی کے ساتھ برتن دھوتی رہی. وہ نہایت کم گو اور پر اسرار شخصیت کی مالک تھی. شادی کے بعد
उसे अब तक उसने बहुत कम बातचीत की थी, लेकिन घर के कामकाज के लिहाज से काफी फुर्तीली थी। फर्माबरदारी के मामले में सफ़े अव्वल थी। गुमन जैसा कहता था वो आंखें बंद करके वैसा ही करती थी। चंद लम्हे जमीन पर खामोश बैठने रहने के बाद गुमन ने पूछा, तू सुबह किन लोगों की बात कर रही थी कि वो नादीदा लोग, हमदर्द लोग समझाने के लिए आएंगे? रज्जू के तेजी से चलते हुए हाथ एकदम से रुक गए। उसने गुमन की तरफ देखा और बोली, वो मेरे चाहने वाले हैं, गलत काम बर्दाश्त नहीं करते। मेरे पहले दोनों शौहरों ने भी ऐसा ही किया था, इसलिए उन्हें खत्म कर दिया गया। उनकी लाशें गांव के बाहर जोहर के किनारे से मिली। दोनों की आंखें निकाल ली गई थी और सर पर बाल भी नहीं थे। गुमन ने हैरत भरे लहजे में पूछा, कातिल का पता नहीं चला? गांव का कोई बंदा होगा। रज्जू ने बर्तन समेटे और उन्हें नीम के दरख्त के नीचे रखती हुई चारपाई पर सूखने के लिए तरतीब के साथ रखने लगी। गुमन ने दोबारा पूछा, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो एक जैसी मौत के बाद तो तुझ पर भी गांव वालों को शक करना चाहिए। इस दफा उसने झटके के साथ उसकी तरफ मुड़ते हुए तलह लहजे में जवाब दिया, इसीलिए तो तुझे समझा रही हूं कि उनके आने से पहले गलत कामों को तर्क कर दे, वरना तेरे हक में भी अच्छा नहीं होगा। उसके लहजे में न जाने ऐसी क्या बात थी कि गुमन ने घबराकर मुंह बरामदे की तरफ फेर लिया और फिर खामोशी के साथ उठकर कमरे में चला आया। उसे रात जागने के लिए दिन को 8 घंटे की नींद पूरी करना होती थी, इसलिए रजाई ओढ़कर सोने के लिए लेट गया। शाम को मगरिब से कुछ देर पहले उसकी मुलाकात रेलवे स्टेशन की इमारत के सामने कालू से हुई। डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें छोटे से रेलवे स्टेशन की इमारत का मुहासरा कर रही थी। रेलवे स्टेशन की इमारत के सामने बने हुए प्लेटफार्म पर लगे हुए दरख्त के नीचे लकड़ी का बेंच रखा था। गुमन और कालू उस बेंच पर बैठ गए। गुमन ने जेब में से बीड़ी निकाली और एक कालू को थमाने के बाद माचिस से उन्हें सुलगाने लगा। दूर आसमान पर मुर्गाबियों का झुंड करीब वाक़ई झील का रुख कर रहा था। बीड़ी सुलगाने के बाद उसने कालू से अपनी नौकरी के मुतालिक दरियाफ्त किया तो कालू बीड़ी का लंबा कश लगाते हुए बोला, मैंने स्टेशन मास्टर से तेरे मुतालिक बातचीत की है। वो तुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार है। कहता है कि इसकी रेलवे के बड़े अफसरों के साथ दोस्ती यारी है। वो उन्हें कहकर तेरी नौकरी की तब्दीली के आर्डर निकाल लेगा। तेरी तनख्वाह में भी इजाफा हो जाएगा और काम भी तुझे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। गुमन के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभरने लगे। उसने बेचैन लहजे में पूछा, तेरे अंदाजे के मुताबिक कब तक काम हो जाएगा? देख यार, अब मुझसे रात के वक्त ड्यूटी नहीं दी जा सकती। जितना जल्दी हो सके तू मेरा ये काम कर ले, यही मेरे लिए बेहतर है। कालू मुस्कुराते हुए बोला, वो परसों रेलवे हेडक्वार्टर जा रहा है। 2 दिन का काम है। तीसरे दिन आते हुए अपने साथ तेरी तब्दीली के आर्डर भी लेता आएगा। तुझे 3-4 दिन तो इंतजार करना ही होगा। गुम्मन ने इंकिसारी के साथ सर अस्बात में हिला दिया और जाने के लिए उठने लगा। कालू ने हाथ बढ़ाकर उसे दोबारा बेंच पर बिठाया, फिर धीमे लहजे में बोला, वो इस काम के लिए किसी भी सूरत में राजी नहीं था। ऐसे कामों के लिए तो लोग उसके पास रुपयों की गड्डी लेकर आते हैं। वो तब भी उनका काम नहीं करता। तेरे काम के लिए तो वो बगैर पैसा लिए राजी हो गया है, लेकिन बदले में उसे रज्जो के साथ एक रात चाहिए। गुम्मन के चेहरे पर सोच के तासुरात उभरे। वो परेशान कुन लहजे में बोला, आज वो रज्जो की रफाकत चाहता है। कल को मेरी तब्दीली के आर्डर निकलवाने के लिए हेडक्वार्टर का कोई और अफसर यही चाहेगा। तू मुझे बता, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? काम हो जाए तब भी एक बात है, अब तक तो मामला सिर्फ उम्मीद पर ही कायम है। कालू ने इस दफा खुलकर हंसते हुए कहा, शहर वालों के पास भड़कीले कपड़ों वाली जनानियों की कमी नहीं। तेरी रज्जो को तो वो घास भी ना डाले। फिर काम तो सब स्टेशन मास्टर ने ही करना है, इसलिए उसे खुश करना निहायत जरूरी है। अच्छी तरह सोच ले, तेरे पास रात 10 बजे तक का वक्त है। अगर दिल मानता है तो रज्जो को बिना संगाकर स्टेशन मास्टर के मकान पर पहुंचा देना। वो परसों शहर जा रहा है और देख, उसके साथ फजूल किस्म की बातचीत करने की कोशिश ना करना। वो गुस्से का काफी तेज है। गुम्मन ने बीड़ी को जमीन पर फेंककर पांव से मसला और उठकर अपने क्वार्टर में चला आया। उसे कालू की नीयत में फतूर महसूस होने लगा था। उसके काम में संजीदा नहीं था, ऐसे ही टाल मटोल कर रहा था। यह भी हो सकता था कि उसने स्टेशन मास्टर को रज्जो के साथ रात बिताने का कहकर खूब रकम हथियाई हो। इस सूरत में गुम्मन का काम होना मुमकिन नहीं था।
बहरहाल घर पहुंचने के बाद उसने खाना खाया और रात को स्टेशन मास्टर से तफसीली बातचीत का इरादा करके रेलवे फाटक पर चला आया। उस रात दुनियार एक्सप्रेस कुछ देर से फाटक से गुजरे। गुम्मन ने उजरत के आलम में फाटक को खोला और ट्रैफिक रवा दवा होने के बाद कमरे को ताला लगाकर क्वार्टर की तरफ चला आया। रज्जो हस्बे मामूल रजाई में घुसी हुई आराम कर रही थी। गुम्मन ने गुस्सीले लहजे में उसे तैयार होने के लिए कहा तो वो सर्द लहजे में बोली, मैंने तुझे सुबह भी खबरदार किया था कि वो नादीदा लोग, हमदर्द लोग उसे पसंद नहीं करते। अगर तू नहीं मानेगा वो तुझे समझाने के लिए आएंगे। गुम्मन ने बेदर्दी के साथ उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर तलह लहजे में बोला, तेरी माँ को समझाने के लिए तो कोई भी नहीं आया था। उसने मेरे साथ नाइंसाफी नहीं की। चल ज्यादा टर्टर ना कर और खामोशी के साथ तैयार हो जा। स्टेशन मास्टर हमारा इंतजार कर रहा होगा। रज्जो ने चारपाई के नीचे से ट्रंक बाहर निकाला और कपड़े तब्दील करने लगी। गुम्मन ने दोनों हाथ कोयले की अंगीठी पर रख दिए और स्टेशन मास्टर से गुफ्तगू करने के लिए मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करने लगा। जनाब, रज्जो का पाँव भारी है, इसलिए मुझे रात को इसके करीब रहना होता है। फिर उसने फौरन अल्फाज को मुस्तरद कर दिया। इस सूरत में तो स्टेशन मास्टर रज्जो को कभी भी अपने पास नहीं रखेगा, उसे कुछ और ही सोचना चाहिए। लेकिन अल्फाज उसके दिमाग में गुडमुड होने लगे। उसे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। जुझलाकर उसने रज्जो के चेहरे पर एक थप्पड़ और रसीद किया। फिर गुस्से से बोला, तू क्या मरे हुए खातू से कपड़े तब्दील कर रही है? मुझे पहले ही देर हो रही है। अगर स्टेशन मास्टर सो गया, उसके साथ हमारी तकदीर भी सो जाएगी। चल जल्दी हाथ चला। रज्जो ने उजरत के आलम में कपड़े तब्दील किए और जूतियां पहनकर उसके सामने खड़ी हुई। गुम्मन ने तनकीदी निगाहों से उसके सरापे का जायजा लिया और इस्बात में सर हिलाते हुए उसका हाथ थामे क्वार्टर से बाहर निकल आया। स्टेशन मास्टर का घर इमारत के उकब में वाक़िय था। उसके घर की छतें सुख टीन से बनी हुई थी। मकान के सामने की तरफ पौधों की क्यारियां थी, जिनके पीछे बरामदा था। सामने का इलाका भाड़ लगा बंद किया गया था। बार के दरमियान में लकड़ी का दरवाजा बना था। उसका घर फिरोजपुर लाइन का सबसे खूबसूरत तरीन घर था। गुम्मन के दिल में अक्सर ख्वाहिश मचलने लगती थी कि वो अंदर जाकर मकान को देखे। रज्जो खुशकिस्मत थी कि उसे ये मौका मिलने वाला था। उसने लकड़ी के दरवाजे को खोला और कच्चा इलाका अबूर करके बरामदे में चला आया। वहां घंटी लगी हुई थी। उसने घंटी पर उंगली रख दी, फिर फौरन हाथ उठा लिया। वो स्टेशन मास्टर को नाराज नहीं करना चाहता था। उसके बेहतर मुस्तकबिल का फैसला उसके हाथों में था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और स्टेशन मास्टर ने अजीब सी निगाहों के साथ गुम्मन की तरफ देखा। वो सोने के कपड़ों में मलबूस था। उसके खिचड़ी होते हुए बालों में सफेद रंग की आमेज़श थी। आंखों पर मोटे शीशों वाला चश्मा लगा हुआ था। मूछें होंठों पर छाई हुई थी, जिनके सिरों को ताव देकर ऊपर किया गया था। उसके बारोब शख्सियत को महसूस करते हुए गुम्मन की घिघी बन गई। उसने बामुश्किल तमाम हलक में आने वाला थूक निगला और मस्कीन निगाहों के साथ स्टेशन मास्टर की तरफ देखते हुए रज्जो की तरफ इशारा किया। फिर खिखियाते हुए लहजे में बोला, ये रज्जो है जी, कालू ने आपसे इसके मुतालिक बात की होगी। स्टेशन मास्टर ने अपनी सुर्ख आंखों से उसकी तरफ देखा। तूने आने में बड़ी देर लगा दी, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। गुम्मन बोला, आज दिनार एक्सप्रेस कुछ देर से आई थी। कालू ने आपको बताया होगा कि मेरी ड्यूटी स्टेशन के करीब बने हुए फाटक पर होती है। हजूर तमाम रात जागते हुए गुजर जाती है, बहुत तकलीफ दे नौकरी है। स्टेशन मास्टर ने बेजार होने वाले अंदाज में हाथ उठाकर उसे खामोश होने के लिए कहा। फिर रज्जू को हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए खुश्क लहजे में बोला, सुबह 7 बजे इसे यहाँ से ले जाना। अब मेरा वक्त बर्बाद ना कर और फाटक पर जाकर ड्यूटी दे। उसने जवाब सुने बगैर दरवाजा बंद कर दिया। फिरोजपुर लाइन का फाटक सुनसान पड़ा था। दिन की दबीस ने मैदान को अपने घेरे में ले लिया था। अब अगली ट्रेन ने रात को 12 बजे के बाद रेलवे फाटक का रुख करना था। इस वक्त तक के लिए वो फारिग था। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर उसे बंद कर दिया। फिर बत्ती जलाकर जमीन पर बैठ गया। कमरे में सब्ज और सुर्ख रंग की झुंडी के अलावा सुर्ख लालटेन पड़ी थी, जो उसे बवक्त जरूरत हमरा ले जानी होती थी। सीधे हाथ की दीवार के साथ सालहुर्दा लोहे की मेज रखी हुई थी, जिसके इर्द गिर्द मतरूक शुदा आवाज और सामान पड़ा था। बाकी कमरा खाली था। जमीन पर बैठने के बाद वो स्टेशन मास्टर से अगले दिन की गुफ्तगू का ताना बाना दिमाग में तरतीब देने लगा।
जनाब, फाटक पर ड्यूटी के दौरान गहरी धुंध की वजह से मुझे टीबी होने का खदशा लाहक है, इसलिए मेरी नौकरी के औकात को दिन में तब्दील कर दिया जाए। उसने सर झटककर बहाने को रद्द कर दिया। अगर स्टेशन मास्टर ने इसका चेकअप कराने पर इसरार किया तो इसके झूठ का भेद खुल भी सकता है। इसके बजाय अगर वो ये कहता कि रात को नौकरी के औकात के दौरान वो रज्जो को उसके मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता, एक वो दिन की बात अलग है, लेकिन हमेशा ऐसा करना मुमकिन नहीं। उसने सर को झटका। ये बहाना उस वक्त कारआमद साबित होता जब स्टेशन मास्टर जी रज्जो को पसंद कर लेता। इस सूरत में वो गुमन की जायज और नाजायज तमाम शराइत मानने के लिए आमादा हो सकता था। गुमन की सोच का सिलसिला दरमियान में ही रह गया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ये एक गैर मामूली बात थी। फिरोजपुर लाइन से करीब तरीन आबादी भी 5-6 मील से कम फासले पर वाक़ न थी। उस सर्दी की बेइंतहा बढ़ती हुई लहर की बदौलत होशो हास से मुबरा इंसान भी उस वक्त बाहर निकलने की जुर्रत नहीं कर सकता था। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस दफा शिद्दत पहले से कुछ ज्यादा थी। उसने आगे बढ़कर कुंडी खोलने के बाद दरवाजे के पट वा कर दिए। तेज हवा का बर्फीला झोंका कमरे में घुसता चला गया, लेकिन दरवाजे के सामने कोई भी नहीं था। वो दहलीज पार करके बाहर निकल आया। चारों तरफ गुप्त अंधेरा तारी था। सड़क के पास गाड़ियों की इक्का दुक्का रोशनियां दिखाई दे रही थी। मैदान वीरान पड़ा था, लेकिन गौर से देखने पर वहां चंद साए हरकत करते हुए दिखाई दे रहे थे। वो सब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए कच्चे कमरे का रुख कर रहे थे। गुमन घबरा कर कमरे में घुस गया। उसने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी, फिर दीवार के कोने में बैठकर अपना सर घुटनों के दरमियान में छुपा लिया। सुबह स्टेशन मास्टर की आंख घंटी की आवाज से खुली। उसने दीवार पर लगी हुई घड़ी पर निगाह दौड़ाई। सुबह के 6 बजने वाले थे। बाहर अभी तक अंधेरा तारी था। न जाने मुंह अंधेरे कौन इस मकान की तरफ चला आया। उसने अपने पहलू में लेटी हुई रज्जो पर निगाह दौड़ाई। वो बेखबर सो रही थी। स्टेशन मास्टर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात फैलने लगे। गुमन अपनी बीवी को लेने के लिए घंटा पहले ही मकान की तरफ चला आया था। घंटी दोबारा बजी। उसने पलंग के पास रखी हुई जूतियां पहनी और जिस्म के गिर्द चादर लपेटकर दरवाजे की तरफ चला आया। दरवाजा खोलने पर उसने कालू को सामने खड़े हुए पाया। उसके चेहरे पर घबराहट के तासुरात थे। वो छूटते ही बोला, जनाब, गजब हो गया। फिरोजपुर लाइन के फाटक का चौकीदार सुबह 5:30 बजे वाली गाड़ी के नीचे आकर मर गया है। मामला इंतहाई पुरअसरार नौयत का है। गाड़ी गुजरने से पहले उसने मामूल के मुताबिक फाटक को बंद किया, फिर लाइन पर लेटकर जान दे दी। स्टेशन मास्टर ने जुझलाते हुए लहजे में पूछा, इसमें इसरार क्या छुपा है? वो अपनी नौकरी से नाखुश था और अब उसकी बीवी पागल थी। अगर उसने खुदकुशी कर ली तो इसमें भला ताज्जुब की क्या बात है? कालू परेशान कुन लहजे में बोला, बात ताज्जुब हेज है जनाब, क्योंकि हैरत अंगेज तौर पर गुमन का चेहरा गाड़ी के पहियों के नीचे आने से बच गया और उसके चेहरे से आंखें नोचकर बाहर निकाल दी गई। उसके सर पर बाल भी मौजूद नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे उस्तरा फेरकर उसे साफ किया गया हो। अब की दफा स्टेशन मास्टर की आंखों में परेशानी के साए रक्स करने लगे और वो बड़बड़ाते हुए बोला, रज्जो के पहले दोनों शोहरों की मौतें भी ऐसे ही हुई थी। रात को मुखसिर बातचीत के दौरान उसने मुझे अपनी पहली दोनों शादियों के मुतालिक तफसील से बताया था। उसकी बात दरमियान में रह गई और रज्जो उसके पीछे नमूदार हुई। स्टेशन मास्टर ने खौफजदा निगाहों से उसकी चेहरे की तरफ देखा, फिर कालू से मुखातिब होकर बोला, गुमन की लाश को हॉस्पिटल भिजवाने का इंतजाम करो और इससे पहले उसे करीबी गांव में उसकी माँ के पास भिजवा दो। मैं कपड़े तब्दील करके फिरोजपुर लाइन की तरफ आता हूँ। कालू ने इस बात में सर हिलाया और रज्जो का हाथ थामे मकान से बाहर निकल गया।